हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट। दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन एवं संचार का ये चैप्टर चल रहा है, उसका आज ये तीसरा टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो छात्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वायु परिवहन की बात करते हैं। तो सामान्य रूप में अगर हम वायु परिवहन को समझने की कोशिश करें तो परिवहन का एक ऐसा साधन जो वायु मार्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के वायु परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक या तो व्यक्ति को या वस्तु को लाने ले जाने का कार्य किया जाता है, उसे वायु परिवहन कहते हैं। इस वायु परिवहन को हम तीव्रगामी परिवहन का साधन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय किया जाता है। चलिए अब हम वायु परिवहन को सबसे पहले वर्गीकृत कर देते हैं। वायु परिवहन को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, एक राष्ट्रीय वायु परिवहन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत किसी देश के अंदर विभिन्न प्रकार के वायु परिवहन के साधनों से जो लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो उसे हम राष्ट्रीय वायु परिवहन कहते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा को भी शामिल किया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा खास करके उन जगहों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं जहां पर कि एयरपोर्ट डेवलप करना जो है वो थोड़ा मुश्किल सा कार्य हो जाता है। तो उन क्षेत्रों में, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाती है। तो ये भी हमारे राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो आता है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत क्या होता है कि या तो एक देश से दूसरे देश या एक महादेश से दूसरे महादेश में जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, चाहे तो यात्रियों को या वस्तुओं को लाने ले जाने की जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत से श्रीलंका गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का रूप होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका गया तो ये एक जो है हम कह सकते हैं कि अंतर महाद्वीपीय वायु परिवहन का रूप हुआ, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गया है। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम वायु परिवहन की विशेषताओं की। अगर हम बात करते हैं तो वायु परिवहन की जो सबसे पहली विशेषता है, ये तीव्रगामी परिवहन के साधन है, यानी तेज चलने वाले परिवहन के साधन है। अर्थात कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये खर्चीला माना जाता है, लेकिन कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, तो कहा जाता है क्या कि अगर हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर जाना चाहेंगे, यानी 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर अगर हम 90 डिग्री साउथ की तरफ आना चाहेंगे या ईस्ट से वेस्ट जाना चाहेंगे, तो हमें 35 घंटे का समय लगेगा। कितने का? 35 घंटे का समय लगेगा। तीसरा देखते हैं, भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई वो 1911 में हुई। कब हुई थी? 1911 में। ठीक है। और ये 1911 में सबसे पहले प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, अब वो नया नाम उसका प्रयागराज है, प्रयागराज से नैनी, और ये कितना है? केवल 10 किलोमीटर। और इनकी शुरुआत वायु डाक के लिए की गई थी, यानी डाक का सामान लेकर इन दूरी को तय किया गया था सबसे पहली बार 1911 में। अब चलते हैं किसके अधीन है, ये कैसे कार्य करता है। तो भारतीय वायु प्राधिकरण, जिसे एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है कि कैसे जो है इन चीज़ों को हम मैनेज किया जाए, और यही भारतीय वायु सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद वर्तमान में अब क्या हुआ है कि टाटा ग्रुप के द्वारा जो है एयर इंडिया को फिर से संचालित करने का जिम्मा लिया गया है कि टाटा ग्रुप जो है इनको संचालित करेगा। और जो सबसे इसका लास्ट विशेषताओं को देख रहे हैं, वही पवन हंस हेलीकॉप्टर के बारे में जो बताया कि दुर्गम इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में जो है ये सेवा प्रदान करती है, जहां पर हवाई अड्डा विकसित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, लेकिन एक्चुअली वर्तमान में बहुत सारे और हवाई अड्डों को विकसित किया गया है, क्योंकि सरकार की जो एक योजना है उड़ान योजना, इस योजना के अकॉर्डिंग छोटे छोटे शहरों को भी
हवाई मार्ग से जोड़ने का जो भारत सरकार की जो जोड़ने की योजना है वो लगभग में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसे ही उड़ान योजना कहा गया, ताकि छोटे छोटे शहरों के लोगों को भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो लेकिन इसके अतिरिक्त जो कुछ हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह कुछ महत्वपूर्ण हमें हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हैं तो इससे भी बहुत अधिक, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है और नई दिल्ली में है। एक्चुअली ये पालम एरिया में है, इसीलिए इसे पालम हवाई अड्डा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया के जो व्यस्त हवाई अड्डे हैं उनमें से एक कहा जाता है ये। दूसरा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है, और ये भी दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। उसके बाद तीसरा, मीनाम्बकम हवाई अड्डा, चेन्नई, मीनाम्बकम, नाम से ही क्लियर लग रहा है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दमदम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, कोलकाता में है। ठीक है। उसके बाद में पांचवा देखते हैं हम, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में है। उसके बाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में इसमें आपको मैंने समझाया, और मैप पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको कम से कम इनके नाम जो है याद होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।